दोस्तों आज मैं आपको नदी के द्वीप कविता पढ़ाऊंगा जिसे लिखा है अज्ञे ने। देखो, द्वीप का मतलब होता है आइलैंड। आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, ये जो छोटे छोटे से टापू है ना, इन्हें द्वीप कहा जाता है। अब इस कविता में नदी का मतलब है समाज यानी सोसाइटी, और द्वीप का मतलब है व्यक्ति यानी आप यानी मैं यानी हम सब लोग। चलो मैं कविता को शुरू करता हूँ और आपको समझाता हूँ कि कवि यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं। हम नदी के द्वीप हैं। यहाँ पर ये बता रहे हैं कि द्वीप जो है ना, जो आइलैंड है वो नदी का हिस्सा है। द्वीप आपसे खुद बात कर रहे हैं, द्वीप कह रहे हैं कि हम नदी के द्वीप हैं। हम मतलब द्वीप। और जिस तरह से द्वीप नदी का हिस्सा होता है ना, बिल्कुल वैसे ही इंसान भी समाज का हिस्सा होता है। आप और मैं, हम सब लोग समाज का हिस्सा हैं। देखो, द्वीप नदी में रहता है ना, चारों तरफ उसके पानी पानी होता है, नदी उसको चारों तरफ से घेरे रहती है। बिल्कुल वैसे ही हम भी समाज में रहते हैं और समाज हमें चारों ओर से घेरे रहता है। हम नहीं कहते कि हमें छोड़कर स्रोतस्विनी बह जाए। स्रोतस्विनी का मतलब होता है नदी। तो जिस तरह से द्वीप नहीं चाहता कि नदी उसे छोड़कर आगे बढ़ जाए, वैसे ही हम लोग भी नहीं चाहते कि समाज हमें छोड़कर आगे बढ़ जाए। फॉर एग्जाम्पल, आप द्वीप के ऊपर जाते हो छुट्टी मनाने। क्यों जाते हो? क्योंकि आसपास पानी है, आपको मज़ा आता है नज़ारे देखकर, बीच है वहाँ पर। तो द्वीप यानी आइलैंड का अस्तित्व जो है ना, वो नदी से ही है। अगर नदी द्वीप को छोड़कर चली जाएगी तो द्वीप का क्या ही अस्तित्व रहेगा। द्वीप का जो अस्तित्व है वो नदी से ही है। अगर वहाँ पर पानी नहीं रहेगा, नदी नहीं रहेगी, तो कोई भी नहीं जाएगा वहाँ पर, कोई भी उसको पसंद नहीं करेगा। रेत का टीला होगा, रेत का टीला तो आपके घर के आसपास में भी मिल जाएगा आपको, तो आप क्यों जाओगे किसी आइलैंड पर? उसकी वैल्यू, उसका अस्तित्व इस वजह से है क्योंकि वहाँ पर पानी है। बिल्कुल इसी तरह से अगर समाज हमें छोड़कर आगे निकल जाएगा तो हम अनसिविलाइज्ड हो जाएंगे, हमारा भी कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लो एक इंसान जंगल में रहता है, अब उसको खाने की तमीज़ नहीं है, कुछ भी खाता है वो, उसको पहनने की तमीज़ नहीं है, नंगा रहता है वो, उसको भाषा नहीं आती, वो बाल वाल नहीं कटाता अपने। तो ऐसे इंसान का क्या ही अस्तित्व रह जाएगा? कुछ भी नहीं। तो हमारी जो पहचान है ना, वो इस समाज से ही है। आप स्कूल जाते हो, यूनिफॉर्म पहनते हो, अच्छा खाना खाते हो, जॉब करोगे, शादी करोगे, बच्चों को बड़ा करोगे, ठीक है। तो जिस तरह से द्वीप नहीं चाहता कि नदी उसको छोड़कर आगे बढ़ जाए क्योंकि उसका अस्तित्व नदी से ही है, बिल्कुल वैसे ही इंसान भी नहीं चाहता कि समाज उसको छोड़कर आगे बढ़ जाए। वह हमें आकार देती है, हमारे कोण, गलियां, अंतरीप, उभार, सैकेत कूल, सब गोलाइयाँ उसकी गढ़ी हैं। दोस्तों आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, अलग अलग आकार के द्वीप हैं और इन सबको नदी के बहाव ने आकार दिया है। पानी का प्रेशर जहाँ पर जैसा होगा वैसा द्वीप बन जाएगा, वैसा उसका आकार हो जाएगा। तो जिस तरह से नदी द्वीप को आकार देती है, ये समाज हमें आकार देता है। ये समाज हमें सिविलाइज्ड बनाता है। अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मुझे पता है कि आपको कैसे पढ़ाना है, कैसे शब्दों का चयन करना है। मैं कोई गालियाँ नहीं बकूँगा, कोई तू तड़ाक से बात नहीं करूँगा, क्योंकि मैं सिविलाइज्ड हूँ। मुझे इस समाज ने बनाया है, इस समाज ने मुझे आकार दी है। आप मुझसे मिलने के लिए आओगे तो अच्छे साफ़ सुथरे कपड़े पहनकर आओगे, बाल वगैरह बनाकर आओगे, खुशबू लगा कर आओगे, क्योंकि आपको इस समाज ने आकार दिया है ना। ऐसा तो नहीं है कि आप कैसे भी आ जाओगे उठकर। आप स्कूल में जाते हो, अच्छे से तैयार होकर जाते हो, क्योंकि इस समाज ने आपको आकार दिया है। बाकी ये जो कोण है, गलियां हैं, अंतरीप है, उभार है, सैकेत कूल है, ये सब शेप्स के नाम हैं। अलग अलग आकार होते हैं ना आइलैंड्स के। कोण यानी कोने, गलियां आपको पता ही हैं। अंतरीप कहते हैं जहां ज़मीन 3 जगह से पानी से घिरी हुई होती है। उभार कहते हैं जो ज़मीन का थोड़ा सा हिस्सा उभरा हुआ होता है ना। और सैकेत कूल का मतलब होता है रेत का बना हुआ किनारा, रेतीला तट। बिल्कुल ऐसे ही जिस समाज में आप रहोगे वैसा आकार आपको मिल जाएगा। माँ है वह, इसी से हम बने हैं। द्वीप कहते हैं कि नदी हमारी माँ है, मतलब नदी से ही हमारी पहचान है, इसी ने हमें बनाया है। बिल्कुल इसी तरह समाज इंसान की माँ होती है। भाई समाज ही तो हमें बनाता है ना, समाज ही है जो इंसान को इंसान बनाता है। मैं आपको अभी समझाऊंगा अच्छे से कि यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं। पहले आगे की पंक्ति देखते हैं। आगे कहते हैं कि किंतु हम हैं द्वीप, हम धारा नहीं हैं। लेकिन फिर भी हम द्वीप हैं, हम धारा नहीं हैं। ठीक है, नदी हमारी माँ है, नदी ने हमें बनाया है, लेकिन फिर भी हम द्वीप हैं, हमारी अपनी पहचान है, अपना अस्तित्व है, हम धारा नहीं है। धारा जो होती है उसको नदी से अलग नहीं किया जा सकता। धारा का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। नदी है तो धारा है, नदी नहीं है तो धारा नहीं है। धारा से यहाँ पर मतलब है पूर्ण समर्पण, टोटल सरेंडर। आपका अपना कुछ है ही नहीं, आपने पूर्ण समर्पण कर दिया, टोटल सरेंडर कर दिया।
देखो कवि ये कहना चाहते हैं कि समाज में आप दो तरह से रह सकते हो, एक तो आप द्वीप बनकर रह सकते हो और दूसरा है धारा। द्वीप का मतलब ये है कि आपका अपना अस्तित्व है, आपके कुछ नियम हैं, आपके कुछ प्रिंसिपल्स हैं, जैसे आप शराब नहीं पीते, आप जुआ नहीं खेलते, आप चोरी नहीं करते, आप गालियाँ नहीं बकते, आपके अपने रूल्स हैं ना, आपके कुछ बाउंड्रीज हैं, आप उनको पार नहीं करते। समाज में चाहे कुछ भी चल रहा हो, जैसे द्वीप होता है ना, वो अड़ा रहता है, वो नदी में बह कर नहीं जाता, वो नदी के साथ में मिलता नहीं है, नदी में रहता है बीच में, लेकिन नदी में मिलता नहीं है। बिल्कुल वैसे ही आप समाज के अंदर रह तो रहे हो, लेकिन आपके कुछ रूल्स हैं, कुछ नियम हैं। ऐसा नहीं है कि समाज में जो कुछ भी चल रहा है आप समाज में बहते चले जा रहे हो। आपका अपने ऊपर कंट्रोल है, आपने डिसाइड कर रखा है कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना। ऐसा नहीं है कि समाज आपको अपने हिसाब से चला सके। तो यहाँ पर आपका अपना खुद का अस्तित्व है, आपकी खुद की एक पहचान है। लेकिन कोई इंसान है, वो कभी भी उठ रहा है, कभी भी खा रहा है, कोई काम नहीं कर रहा, छोटा मोटा काम कर रहा है, शराब पी रहा है, कुछ पता ही नहीं उसको कि दुनिया में क्या चल रहा है। तो ऐसा इंसान धारा है, समाज उसको जैसा चला रहा है वैसा चल रहा है, वो उसने टोटल सरेंडर कर दिया है, उसका खुद का कोई भी अस्तित्व नहीं है, उसकी खुद की कोई पहचान नहीं है। बात आ रही है आपके समझ में? मान लो एक समाज में रह रहा है कोई बहुत बड़ा डॉक्टर है, इंजीनियर है, बिजनेसमैन है, उसका अपना अस्तित्व होगा ना, अपनी पहचान होगी उसकी, वो द्वीप की तरह खड़ा रहेगा समाज में, नदी में। स्थिर समर्पण है हमारा, हम सदा के द्वीप हैं स्रोत अश्विनी के। हम शुरू से ही नदी के साथ में हैं, नदी के द्वीप हैं शुरू से ही, लेकिन हमारी खुद की अपनी पहचान है। कौन कह रहा है? ये द्वीप कह रहा है। द्वीप कह रहा है कि हम शुरू से नदी के साथ में हैं, नदी ने ही हमें बनाया है, लेकिन फिर भी हमारी अपनी पहचान है। हमें देखकर ना कोई ये नहीं कह सकता कि ये नदी है। हर कोई देखकर ये कहेगा कि ये नदी है और ये नदी के द्वीप हैं। मतलब हम नदी में रहते हैं, नदी से हमारा अस्तित्व है, लेकिन फिर भी हमारी अलग पहचान है। मैंने आपको बताया था कि स्रोतस्विनी का मतलब होता है नदी। किंतु हम बहते नहीं हैं, क्योंकि बहना रेत होना है, हम बहेंगे तो रहेंगे ही नहीं। द्वीप कह रहे हैं कि हम बहते नहीं हैं, क्योंकि बहना तो रेत हो जाना है। अगर द्वीप बहेगा तो रहेगा ही नहीं, ख़त्म हो जाएगा, वो नष्ट हो जाएगा, हमारा अपना अस्तित्व ही नहीं बचेगा। बिल्कुल वैसे अगर इंसान समाज में पूरी तरह से बह जाएगा, टोटल सरेंडर कर देगा, तो उसकी पहचान ख़त्म हो जाएगी। पैर उखड़ेंगे, पल होगा, ढहेंगे, सहेंगे, बढ़ जाएंगे, और फिर हम पूर्ण होकर भी कभी क्या धार बन सकते? दोस्तों ये पोएम बहुत ज़्यादा बोरिंग है, लेकिन मुझे ये लाइंस बहुत पसंद हैं। ये पंक्तियाँ हैं जो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। बाकी ओवरऑल ये पोएम बहुत बोरिंग है, बहुत बड़ा टॉर्चर है मेरे लिए। खैर, तो यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं, चलो मान लिया हमने टोटल सरेंडर कर भी दिया, पूर्ण समर्पण कर भी दिया, हमारी जड़ उखड़ भी गई, बाढ़ का आना होगा, हम ढहेंगे, सब कुछ हम सहेंगे, लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी क्या हम धार बन सकेंगे? मान लो हम पानी में बह गए, पानी में हम लोग मिल गए, पूर्ण समर्पण हमने कर दिया, हमने अपना अस्तित्व मिटा दिया, पैर उखड़कर रेत रेत हो गए, हम पानी में मिल गए, तो क्या पूर्ण समर्पण करने के बाद में भी हम धार बन सकेंगे? क्या पानी में जाकर मिल सकेंगे? नहीं बन सकेंगे, नहीं मिल सकेंगे, क्योंकि हम पानी नहीं हैं। हम कितना भी चकनाचूर क्यों ना हो जाएं, कितना ही सरेंडर क्यों ना कर दें, लेकिन फिर भी हम कभी धारा नहीं बन सकते, हम पानी में जाकर नहीं मिल सकते। ठीक है, बात आपके यहाँ पे समझ में आ रही है? द्वीप ये कह रहे हैं कि हम यहाँ पर अड़े हुए हैं, अपनी एक पहचान है, अपना एक अस्तित्व है, लेकिन अगर हमने अपना अस्तित्व मिटा भी दिया, अपनी पहचान खो भी दी, और हमने कहा कि चलो हम नदी के साथ में मिलते हैं जाकर, तो हम अपना अस्तित्व भी खो देंगे, अपनी पहचान भी खो देंगे, और हम नदी में मिल भी नहीं पाएंगे, हम रेत रेत हो जाएंगे, हम बेकार हो जाएंगे। अभी मैं आपको समझाता हूँ इसका मतलब, थोड़ा सा रुको, आगे की पंक्ति देखो। रेत बनकर हम सलील को तनिक गंदा ही करेंगे, अनुपयोगी ही बनाएंगे, पूरी तरह से सरेंडर करने पर हम रेत बन जाएंगे और पानी को गंदा ही करेंगे रेत में मिलकर। रेत पानी में मिलेगा तो नहीं, बस उसको गंदा ही करेगा, तो हम कभी भी धारा नहीं बन सकते। दोस्तों यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि हर इंसान में ना कोई गुण होता है। कोई अच्छा सिंगर होता है, कोई अच्छा टीचर होता है, कोई अच्छा बिजनेसमैन होता है, कोई अच्छा कुक होता है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है। और ऐसा जो इंसान है ना, वो समाज को डेवलप करता है, समाज का विकास करता है। लेकिन अगर वही इंसान समाज से अलग हो जाए, उसने कहा कि मुझे नहीं करना कुछ भी, उसने टोटल सरेंडर कर दिया, तो फिर वो इंसान व्यर्थ हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, वो समाज के ऊपर एक बोझ बन जाएगा। वो इंसान रेत बनकर बस पानी को गंदा ही करेगा, समाज के ऊपर वो बोझ ही बनेगा। जिस तरह से द्वीप रेत बनकर अपना अस्तित्व खो देगा, बिल्कुल वैसे ही इंसान समाज से अलग होकर
किसी काम का नहीं रहेगा, बेकार हो जाएगा, समाज के ऊपर बोझ बन जाएगा। द्वीप हैं हम नहीं है शाप, ये अपनी नियति है। और द्वीप होना कोई बुरी बात नहीं है, ये कोई शाप नहीं है, ये कोई कर्ज नहीं है, बल्कि द्वीप होना तो भाग्य की बात है। देखो, नियति शब्द अगर आप आम बोलचाल की भाषा में देखो तो भाग्य होगा यानी किस्मत होगा, लेकिन आप थोड़ा और डिटेल में जाओगे ना तो नियति शब्द बना है नियत से, और नियत का मतलब यहाँ पर होगा निर्धारित होना, निश्चित होना। तो कहने का मतलब ये है कि द्वीप बनना हमारे भाग्य में है, हमारी किस्मत में है, ये निश्चित था, ऐसा होना निर्धारित था। अगर हमारी किस्मत में धारा होना होता तो हम धारा होते, लेकिन हमारी किस्मत में द्वीप होना था, इसलिए हम द्वीप हैं। और द्वीप होना कोई बुरी बात नहीं है, कोई शाप नहीं है, ये तो भाग्य की बात है, ये तो किस्मत की बात है। हम नदी के पुत्र हैं, बैठे नदी की क्रोड़ में। द्वीप कहते हैं कि हम नदी के पुत्र हैं और हम नदी की गोद में बैठे हुए हैं। क्रोड़ का मतलब होता है गोदी, तो बैठे नदी की क्रोड़ में इसका मतलब क्या हुआ कि हम नदी की गोद में बैठे हुए हैं। मैं आपको इसका मतलब समझाता हूँ, अभी रुको, आगे देखो क्या लिखा हुआ है। वह वृहद भूखंड से हमको मिलाती है और वह भूखंड अपना पितर है। और दोस्तों, नदी जो है ना वो द्वीप को बहुत बड़ी ज़मीन से मिलाती है, और वो बहुत बड़ी ज़मीन द्वीप का पूर्वज है। देखो, ये द्वीप है, छोटा सा टापू है, और ये बहुत बड़ी ज़मीन है। अब इसके बीच में क्या है? पानी है, नदी बह रही है, और इस नदी ने द्वीप को उस बड़ी ज़मीन से जोड़ रखा है। द्वीप और बहुत बड़ी ज़मीन को मिलाने का काम कर रही है, और ये जो बहुत बड़ी ज़मीन है इसमें से ही तो छोटे छोटे से टापू बने। तो ये जो बड़ी वाली ज़मीन है ये क्या है? द्वीप की पूर्वज है। दोस्तों, यहाँ पर कवि ये कहना चाहते हैं कि इंसान समाज का पुत्र है, समाज की गोद में बैठा हुआ है, और ये समाज इंसान को परंपराओं से मिलाता है। और ये जो परंपराएं हैं ना, ये इंसान की पूर्वज हैं जो लगातार चलती हुई आ रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरी बात समझो, रक्षाबंधन पर आपकी बहन आपको राखी बांधती हैं, आप उनको तोहफा देते हो। ये एक परंपरा ही तो है जो कई सालों से चलती हुई आ रही है, और आप उस समाज में पैदा हुए हो तो ये परंपरा आपको भी मिल गई। तो इस परंपरा को देने का काम किसने करा? समाज ने करा, क्योंकि आप उस समाज में पैदा हुए हो। बात आ रही है आपके समझ में? जिस तरह से नदी द्वीप को बहुत बड़ी ज़मीन से मिलवाती है, बिल्कुल वैसे ही ये समाज हमें हमारी परंपराओं से मिलवाता है, और वो परंपराएं हमें बेहतर इंसान बनाती हैं। ये कविता थोड़ी सी मुश्किल है, मैं आपसे कहूँगा कि 1 या 2 बार इस वीडियो को आप देखो ताकि आपके बात अच्छे से समझ में आए। वैसे तो मैंने पूरी कोशिश करी है कि आसान से आसान शब्दों में आपको समझा सकूं। अगर आपको IASC हिंदी की बाकी सारी वीडियोस को देखना है तो अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर जो प्लेलिस्ट आ रही है उसके ऊपर आप क्लिक करो, आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी बहुत ही आसान लैंग्वेज में। मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।